Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry teacher, and we are studying our chapter Alcohol Phenol Ether. So students, in our today's session we will discuss Williamson's continuous ether synthesis या iteration process. ठीक है, तो बच्चों इस सेशन में विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरेशन पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था विलियमसन सिंथेसिस यानी हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करा के हमने ईथर बनाया था. दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ SN2 मैकेनिज्म. दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ SN2 मैकेनिज्म. 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ईथर बनाएंगे. ठीक है, अब इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे आज के क्लास में लैब मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर और कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्कोहल फिनॉल ईथर. क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरेशन प्रोसेस और लैब मेथड. अब करना क्या है बच्चों, तो देखो अगर मैं कहूं कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल है तो जो प्रोसेस है दैट विल बी SN2 मैकेनिज्म. ओके, नाउ रिएक्शन क्या है, तो आपको क्या करना है, इथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करानी है. टेम्परेचर रहेगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड या 413 कैलोरी. क्लियर? अब इथेनॉल H2SO4 से रिएक्ट करेगा और ईथर बनाएगा. टेम्परेचर 140 होना चाहिए. इन केस टेम्परेचर अगर 170 पहुंच गया तो फिर प्रोडक्ट हो जाएगा एल्कीन, है ना. आपको ईथर पे रोकना है तो टेम्परेचर ध्यान रखना है 140 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड रहना चाहिए. अब डायरेक्ट 140 पहुंचेगा नहीं, पहले टेम्परेचर 100 पहुंचेगा फिर 140 पहुंचेगा. तो बच्चों जब इथेनॉल कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इथेनॉल reacts with concentrated H2SO4 at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखो वाटर तो एलिमिनेट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है दैट इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. C2H5 क्या हो गया, इथाइल. अब OSO3 मतलब SO4 ही तो हुआ और H मतलब हाइड्रोजन, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. ओके, so first ethanol reacts with concentrated H2SO4 at 100 degree centigrade and it forms ethyl hydrogen sulfate. Okay, now this ethyl hydrogen sulfate C2H5 OSO3H, अब बच्चों ये वापस क्या करेगा, so it will again react with ethanol and temperature is 140 degree centigrade. Now again H2SO4 is liberated and the product is diethyl ether C2H5O C2H5 diethyl ether and H2SO4 is liberated. So this is our Williamson continuous iteration process. कोई डाउट नहीं यहाँ तक. सबसे पहले इथेनॉल की रिएक्शन H2SO4 से करानी है. Temperature should be 100 degree centigrade. It will form ethyl hydrogen sulfate. Now this ethyl hydrogen sulfate further reacts with ethanol at 140 degree centigrade to give diethyl ether. And H2SO4 is again obtained. Means it behaves as dehydrating agent and as a catalyst. ठीक है, तो बच्चों करना क्या है, लैब मेथड क्यों बोला, तो देखो लैब में करना क्या है, तो आपको लेना है एक राउंड बॉटम फ्लास्क. ओके, सो दिस इज अ राउंड बॉटम फ्लास्क. नाउ इन दिस राउंड बॉटम फ्लास्क वी टुक इथेनॉल एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना. एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लो और इसमें इथेनॉल और कंसंट्रेटेड H2SO4. नाउ वॉल्यूम शुड बी 2:1, है ना. इथेनॉल 2 वॉल्यूम, H2SO4 1 वॉल्यूम. ठीक है, रख दिया, ले लिया इसमें. नाउ प्लेस्ड ऑन सैंड बाथ. ठीक है, तो सैंड बाथ के ऊपर हमने इसको रख दिया और फ्लेम की हेल्प से हमें इसको हीट करना है ना. कंटेनर जो है, एपरेटस जो है एज अ डायग्राम हमने सेट कर दिया. साइड में एक कंडेंसर लगा हुआ है.
ठीक है। तो बच्चों राउंड बॉटम फ्लास्क में इथेनॉल ले लिया, H2SO4 ले लिया, वॉल्यूम रखा 2:1, सेंड बात पे रख दिया, है ना। एपरेटस को डायग्राम के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर हम रखेंगे 140 और इसको हीट करेंगे, क्लियर। अब हीट करेंगे तो ईथर तो बनेगा। अब ये क्या कह रहा है कि फनल की हेल्प से कंटिन्यूअसली तुम यहां से क्या ऐड करते जाओ, इथेनॉल ऐड करते जाओ। तो जैसे जैसे तुम इथेनॉल मिलाओगे, मिलाते जाओगे, तो आपने अभी रिएक्शन में देखा था कि भाई H2SO4 तो वापस बन गया था, है ना। रिएक्शन क्या थी ओवरऑल कि इथेनॉल H2SO4 की प्रेजेंस में ईथर बना रहा है। तो आफ्टर द रिएक्शन H2SO4 एज इट इज, और इथेनॉल क्या हो रहा है, वो तो यूटिलाइज हो रहा है ना। ये इथेनॉल तो यूटिलाइज हो गया और ईथर बना, ठीक है। तो जब तुम इसे हीट करोगे 140 पे, तो ईथर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वेपोराइज होगा, वेपर्स बनेंगे, है ना। तो इसको वेपर के थ्रू क्या करो, कंडेंसर के थ्रू इकट्ठा कर लो। तो सेकेंड कंटेनर में ईथर जो है वो कलेक्ट हो चुका है। अभी कह रहे हैं कि अगर आप लगातार इथेनॉल मिलाते जाओ तो H2SO4 तो पड़ा ही है ना, आपको नया लेने की कहाँ जरूरत है ना। H2SO4 इनिशियल अमाउंट हमें चाहिए था रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई, अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है, ईथर में। ईथर तो आपका जा रहा है, तो आप लगातार इथेनॉल मिलाते जाओ, ये इथेनॉल इस H2SO4 से रिएक्ट करेगा, टेम्परेचर 140 मेंटेन कर दिया और ईथर बनता जाएगा। तो अगर लगातार बनता जाएगा तो प्रोसेस का नाम क्या होना चाहिए, विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरेशन प्रोसेस। समझा, कंटिन्यू क्यों बोल रहे हैं, क्यों कि तुम कंटिन्यू इथेनॉल मिलाते जाओ और कंटिन्यू क्या होगा, इथेनॉल H2SO4 से रिएक्ट करके और ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार सेटअप कर दिया। बट बच्चों ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता, तो देखो मतलब बहुत लंबे टाइम तक तो रिएक्शन चलती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी तो है। क्या प्रॉब्लम्स है, तो हम कहेंगे देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ ईथर। जो आपने ईथर बनाया है, ईथर ऑब्टेन्ड बाय लैब मेथड, जो हमने ईथर बनाया है बच्चों, प्योर ईथर नहीं है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज है ना। तो ईथर ऑब्टेन्ड बाय लैब मेथड, लेबोरेटरी मेथड हैव सम इम्प्योरिटीज। अब आप दिमाग लगाओ क्या इम्प्योरिटीज होनी चाहिए। तो भाई ईथर तो बना, ठीक है, तो इट कंटेन्स क्या क्या है, तो हम कहेंगे हाँ चलो ईथर तो बना रहे हैं, तो ईथर वेपर्स तो है, ठीक है, क्लियर, ईथर वेपर्स तो है। अब आप ध्यान से देखो क्या किया था हमने, इथेनॉल को हीट किया था H2SO4 के साथ, लगातार चल रहा है प्रोसेस, तो ईथर बना। तो कुछ इथेनॉल भी तो बॉईल हो जाएगा, इथेनॉल है ना, कंटिन्यूसली हीटिंग चल रही है, तो थोड़ा बहुत इथेनॉल भी बॉईल हो जाएगा। तो अगर इथेनॉल बॉईल होगा, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, आप तो 140 पे उसको बॉईल हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, जो रिएक्ट कर रहा है वो तो ठीक है ईथर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो रिएक्ट नहीं कर रहा है वो तो इस पे बॉईल हो जाएगा। तो मैं कहूँगी ईथर के साथ साथ थोड़ा बहुत इथेनॉल भी आ गया। नाउ H2SO4, तो H2SO4 कैटलिस्ट तो है, लेकिन हीट करने पे वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2SO4 क्या करेगा, खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा SO2 की फ्यूम्स में, है ना। तो H2SO4 आपको देगा SO2, तो जाएगी कहाँ, रास्ता कहाँ है, तो वो भी इधर मिक्सचर के साथ। तो मिक्सचर में ईथर है, इथेनॉल भी आ गया थोड़ा बहुत जो कन्वर्ट नहीं हुआ, और SO2 की फ्यूम्स भी आ गई। तो हम कहेंगे भाई एक चीज तो नहीं है ना। कंटिन्यू कैसे करें प्रोसेस को, तो इट कंटेन्स ईथर वेपर्स प्लस, तो हम कहेंगे प्लस क्या, SO2 फ्यूम्स जो कि H2SO4 से आई, और क्या है, तो मैं कहूंगी और इथेनॉल वेपर भी है ना। तो SO2 फ्यूम्स प्लस इथेनॉल वेपर्स, ओके। सो 3 तरह की चीजें मिल गई मुझे, है ना। जो लैब मेथड से ईथर बना है बच्चों, उसमें ईथर तो है ही, साथ में क्या है, इथेनॉल भी है और SO2 की फ्यूम्स भी है, ठीक है। अब क्या करें भाई, ये तो इम्प्योर हो गया, तो अब मुझे लिखना चाहिए कि नाउ दिस इम्प्योर ईथर, दिस इम्प्योर ईथर इज टेकन इन सेपरेटिंग फनल, ठीक है। दिस इम्प्योर ईथर इज टेकन इन सेपरेटिंग फनल,
अब ये क्या नई चीज़ है? तो बच्चों 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा सेपरेटिंग मेथड। इस तरह का है ना एक फनल होता है ना, इसमें अलग अलग क्या बोलते हैं लेयर्स होती है। जो लिक्विड होता है ना, यहाँ से आपका एंट्रेंस है ये, ठीक है। जो भी आप इसमें डालोगे ना, जो भी लिक्विड है या जो मिक्सचर है इम्प्योर है ना हमारे पास, तो वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से क्या होता है इसमें अलग अलग लेयर बना लेता है। सो दिस इज सेपरेटिंग फनल। अब होगा क्या, तो हम कहेंगे भाई एक चीज़ तो है नहीं जो डेंसिटी सेम, अलग अलग चीज़ें हैं, डेंसिटी भी क्या होगी अलग अलग होगी। तो मेरे पास 3 लेयर्स तो आ जाएंगे भाई, ईथर अलग है, SO2 की फ्यूम्स अलग हैं, और SO2 वेपर्स मान लो, और क्या है इथेनॉल वेपर्स है। अब करना क्या है, तो मैंने सेपरेटिंग फनल में तो ले लिया बच्चों। अब सोचो SO2 को कैसे रिमूव करें। तो SO2 बाय नेचर एसिडिक है, आप NaOH मिला दो तो NaOH क्या करेगा, SO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो कम से कम ये तो जाएगा। तो मैं क्या लिखूं कि भाई इनको मैंने सेपरेटिंग फनल में ले लिया। नाउ डाइल्यूट NaOH इज एडेड, ठीक है। तो मैं डाइल्यूट NaOH ले लेती हूँ, डाइल्यूट NaOH इज एडेड एंड द मिक्सचर एंड द मिक्सचर इज स्टीयर्ड, ठीक है। उसको स्टीयरिंग कर देंगे ताकि अच्छे से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। बच्चों नोट कर लेना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो हम डाइल्यूट NaOH मिला के और इसको क्या करेंगे, स्टीयरिंग कर लेंगे। अब NaOH बेस है, एसिडिक नेचर कौन है, SO2, तो मैं कह दूं सो SO2 इज रिमूव्ड, या SO2 फ्यूम्स आर रिमूव्ड। चलो भाई एक चीज तो गई, ठीक है। अच्छा एक चीज और थी, इसमें पानी भी तो हो सकता है। देखो जब हमने ये रिएक्ट कराया तो साथ में वाटर भी तो बना था, डाइइथाइल ईथर बना, H2SO4 बना। फर्स्ट स्टेप में देखो वाटर भी तो बना, हमने तो 140 डिग्री पे हीट किया है, तो 100 डिग्री पे तो वाटर क्या होगा, वो तो इवेपोरेट हो गया। तो मैं कहूँगी नहीं भाई इस मिक्सचर में वाटर भी ले लो, इम्प्योरिटी जो है बच्चों वो क्या ले लो, ईथर वेपर्स है, SO2 फ्यूम्स है, इथेनॉल वेपर्स है, प्लस में लिख देती हूँ वाटर वेपर्स, जो मैं भूल गई थी बताना आपको, याद आ गया। तो भाई वाटर वेपर भी है। अब एक ही चीज़ हटाइए तुमने, SO2। अब कुछ ऐसा ले लो जो क्या करता हो, इथेनॉल वेपर को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर ले, है ना। तो मैं ले लेती हूँ कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। अब एल्कोहल जो है कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ कंबाइन हो जाता है, घुल जाता है, मतलब अल्कोहल कैल्शियम क्लोराइड के साथ ऐसा मान लो, और अल्कोहोलेट बना लेता है, ठीक है, ROH.6CaCl2। इस तरह से अल्कोहोलेट बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखूं, तो मैं कह दूं भाई NaOH मिलाने से SO2 फ्यूम्स तो गई। अब आपको क्या करना है, तो अब आप मिलाओ CaCl2, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaCl2, ठीक है। Now this mixture is stirred with concentrated solution of calcium chloride, ठीक है। तो पहले हमने NaOH मिलाया, NaOH ने SO2 को गायब किया। अब तुमने मिलाया है CaCl2, तो आपको पता है CaCl2 क्या करेगा, ये अल्कोहल के साथ अल्कोहोलेट बनाएगा, ठीक है। मतलब मैं कह दूं भाई इथेनॉल वेपर्स को गायब कर देगा, ठीक है। तो दिस रिमूव्स, किसको रिमूव करेगा, तो हम कहेंगे इट विल रिमूव इथेनॉल, जो कि हमारे लिए तो इम्प्योरिटी है। तो दिस रिमूव्स इथेनॉल इम्प्योरिटी। क्लियर बच्चों, मैं बोर्ड से बार बार हट जाती हूँ, आप आराम से उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो भाई ये क्या करेगा, इथेनॉल की इम्प्योरिटी को रिमूव कर देगा। अब क्या बचा है, तो बच्चों अब हमारे पास बचा है सिर्फ वाटर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी भाई, अब थोड़ा सा है ना CaCl2 जो है फ्यूज्ड CaCl2 और मिला लो, तो बचे कुछ वाटर को भी क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और ईथर आपका ड्राई हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं डायरेक्टली लिख दूं नाउ दिस ईथर इज ड्राइड. ड्राइड मतलब कि जो पानी है वो भी निकाल रहे हैं इसका, है ना. सो दिस ईथर इज ड्राइड with fused CaCl2. ठीक है. और अब एक बार सारी चीजें चली गई तो दूसरे कंटेनर में उसको क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि सेपरेटिंग फनल में ना अलग अलग लेयर से, है ना. एंड रिसीव्ड इनटू अनदर कंटेनर. ओके, ठीक है. अब इस ईथर को हम क्या करेंगे, दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे, ताकि क्या हो जाए, जितनी भी इंप्योरिटीज है थोड़ी बहुत और वो सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी. क्लियर. रिसीव्ड इनटू अनदर कंटेनर एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज डन to get pure ether. ठीक है. तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही कम है, आराम से ईथर क्या होगा, सबसे पहले अलग हो जाएगा. सबसे पहला फ्रैक्शन जो आएगा दैट विल बी ऑफ ईथर. तो बच्चों ये पूरा मेथड है लैब मेथड. ठीक है. और लैब मेथड में भी इंपॉर्टेंट यह है कि लैब मेथड में जो तुमने ईथर बनाया है उसको प्योरीफाई कैसे करें, उसकी सारी इम्प्योरिटीज को हम अलग कैसे करें. ठीक है. तो दिस इज लैब मेथड. अब बच्चों हमने इसे बोला है कंटिन्यूअस मेथड, है ना. बट दिस मेथड इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना. आपने लिखा तो है कि भाई विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरेशन प्रोसेस, लेकिन लगातार होता नहीं है. ठीक है. बोलने में आता है भी आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, एल्कोहल ले लिया 2 वॉल्यूम, H2SO4 ले लिया 1 वॉल्यूम, सैंड बाथ पे तुमने फ्लास्क लगा दिया, टेम्परेचर मेंटेन कर लो 140 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्म करते चलो, साइड में कंडेंसर दे रखा है ना. सेटअप कर लिया डायग्राम के अकॉर्डिंग, ऊपर से फनल भी लगा दिया ताकि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इथेनॉल मिलते जाए. तो पहला जो 2 वॉल्यूम इथेनॉल और 1 वॉल्यूम H2SO4 है वो ईथर बना रहा है. ईथर हमारा इकट्ठा हो रहा है. अब अल्कोहल खत्म हो रहा है तो ऊपर से अल्कोहल आ रहा है, वो फिर H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है और वापस ईथर बना रहा है. ठीक है. तो लगातार अल्कोहल आएगा, लगातार ईथर में कन्वर्ट होता जाएगा. तो कंटिन्यूअस होना चाहिए ना, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है. अब कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है. अभी प्योर ईथर कहाँ बन रहा है, साथ साथ में वाटर भी तो बन रहा है. आप क्या कह रहे हो कि भाई ईथर आएगा और इकट्ठा हो जाएगा, तो भैया ईथर के साथ साथ वाटर भी तो बना, है ना. और आपने टेम्परेचर मेंटेन किया 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पानी तो 100 पे बॉईल हो जाएगा. तो प्योर ईथर तो नहीं है, साथ साथ में पानी भी चल रहा है. एक प्रॉब्लम तो वो थी सही. फिर H2SO4 आपने कहा कि भाई 2 वॉल्यूम अल्कोहल 1 वॉल्यूम H2SO4, तो अल्कोहल तो चलो मैं मान लिया कि सारा कन्वर्ट हो रहा है, H2SO4 पड़ा है. लेकिन कहाँ पड़ा है, H2SO4 खुद जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हीट करोगे तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो एक तो SO2 की फ्यूम्स बनाएगा, तो खुद भी तो यूज होता जा रहा है ना. तो जब H2SO4 खत्म होता जाएगा तो प्रोसेस कंटिन्यू कैसे होगा. प्रोसेस कंटिन्यू के लिए मुझे A और B दोनों चाहिए, अल्कोहल भी चाहिए और H2SO4 भी चाहिए. तो जब H2SO4 थोड़ा थोड़ा करके यूटिलाइज होगा तो मैं नहीं मान सकती ना कि प्रोसेस कंटिन्यूअस है. ठीक है. तो मान लो आपसे पूछे व्हाई दिस प्रोसेस इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना. ईथर फॉर्मेशन इज नॉट कंटिन्यूअस. तो एक तो आप क्या बताओगे कि भाई साथ में क्या बनेगा, वाटर बनाओगे. ठीक है. तो वाटर कम्स आउट व्हेन ईथर फॉर्म्स फ्रॉम अल्कोहल. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. तो अब एक तो हम लिख देंगे water comes out from ethanol in presence of concentrated H2SO4. ठीक है. तो एक तो वाटर बन जाता है साथ साथ में. दूसरा क्या हुआ, तो हम कहेंगे भाई सम पार्ट ऑफ H2SO4, some part of concentrated H2SO4 is used,
है ना, खर्च हो गया, हम मान रहे थे कि भाई पड़ा ही है, एज अ कैटलिस्ट है, वापस बन गया तो पूरा अवेलेबल है, तो हम कहेंगे नहीं, इज यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ, खुद का तो रिडक्शन हो जाएगा, तो खुद तो SO2 की फ्यूम्स बना लेगा, तो ऑक्सीडाइज किसको करेगा, तो मटीरियल क्या है, अल्कोहल, है ना, तो इज यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है भाई, तो ये क्या करेगा, इथेनॉल के ऑक्सीडेशन में यूज हो जाएगा। ठीक है, एंड इट सेल्फ रिड्यूस्ड, खुद का क्या होगा, तो हमने देखा था भाई SO2 की फ्यूम्स आई थी, तो इट सेल्फ रिड्यूस्ड इनटू SO2 फ्यूम्स, उसमें खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर, तो H2SO4 क्या हुआ, खत्म हो गया, तो फिर प्रोसेस कंटिन्यूअस कैसे होगा, है ना, सो H2SO4 should be replaced during the whole process। ठीक है, है ना, तो मतलब H2SO4 रिप्लेस करेंगे तो रुकना तो पड़ेगा, तो रुकना पड़ेगा मतलब स्टॉप, तो फिर कंटिन्यू कैसे हुआ, कंटिन्यू मतलब स्टॉप तो होना ही नहीं है ना, दैट्स वाई। ठीक है, थोड़ा टाइम तक कंटिन्यू रहता है, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम ये कंटिन्यूअस नहीं रह पाता है, सो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना, लिखने में आता है, बोलने में आता है कि ठीक है, क्योंकि वो भी मेथड जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज विलियमसन सिंथेसिस, तो फिर इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ। ठीक है, तो बच्चों ये है विलियमसन्स कंटिन्यूअस इटरेशन प्रोसेस। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या इम्प्योरिटीज थी, अगर आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो आपसे पूछेगा भाई इस प्रोसेस के दौरान इम्प्योरिटीज क्या क्या है, इम्प्योरिटीज को अलग कैसे कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस क्यों नहीं हो पाता है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं हो पाता है, ऑल्दो इट्स नेम इज विलियमसन्स कंटिन्यूअस इटरेशन प्रोसेस। ठीक है, अब बच्चों ये एक लैब मेथड के अलावा एक इंडस्ट्रियल मेथड भी है ना, सेम मेथड है, कॉमर्शियल मेथड है। करना क्या है, तो हमने क्या किया था, इथेनॉल और H2SO4 को हीट ही तो किया था। ठीक है, पिछली बार लैब मेथड था तो हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया था और सैंड बाथ लिया था। ठीक है, इस टाइम ये क्या कह रहा है कि आपको हीट तो करना है। देखो, इन दिस मेथड इथेनॉल इज मिक्स्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप इन कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट छोड़ता है H2SO4, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 में इथेनॉल मिलाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, तो हमें 140 टेम्परेचर तो लाना ही है, तो ये कह रहा है आपने स्टीम कॉइल्स ले लो, है ना, कॉइल्स में स्टीम भर के और उसको हीट करना है टेम्परेचर 413 केल्विन। ओके, तो देखो ये हमारे पास क्या है, स्टीम कॉलम है, और ये क्या है, ये वेपर कॉइल्स है ना, इसमें हमने लिया क्या, इथेनॉल और H2SO4 मिक्स करके, और हमने एक बार ले लिया, है ना, और वेपर कॉइल की हेल्प से, स्टीम की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे एट 413 केल्विन, यानी वही है बच्चों 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ओके, अब आपको पता है प्रॉब्लम तो जो पहले थी अब भी है। पहले क्या प्रॉब्लम थी कि भाई ईथर तो है, साथ साथ में कौन पहुंच गया, तो SO2 की फ्यूम्स पहुंच गई, पानी भी पहुंच गया, और इथेनॉल वेपर भी पहुंच गई, तो वो तो अभी भी पहुंच जाएंगे। तो देखो अब ये क्या कह रहा है कि भाई वेपर मिक्सचर विच कम्स आउट इन अ मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ, क्या था, इथेनॉल वेपर, ईथर वेपर एंड एसिड फ्यूम्स। ठीक है, तो मतलब ईथर तो है ही, ईथर के साथ साथ क्या है, इथेनॉल वेपर भी है और एसिड फ्यूम भी है, और हम मान के चलते भी ईथर जो है वो ड्राई नहीं है, वाटर तो मिक्स है इसके अंदर, है ना, अल्कोहल भी जो है वो एक्वस है, तो अलग से वाटर मेंशन नहीं किया। ओके, अब क्या करें, तो देखो नाउ द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू द बॉटम इन अनदर चैम्बर वेयर डाइल्यूट NaOH फॉल्स फ्रॉम द अपर सरफेस, हियर एसिड फ्यूम्स आर सेपरेटेड। तो पिछली बार भी हमने क्या किया था, NaOH को रिमूव करने के लिए पिछली बार हमने एक सेपरेटिंग फनल ले लिया था, तो अलग अलग लेयर्स बन गई थी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, है ना, फिर हमने NaOH मिला के पूरे मिक्सचर की स्टीयरिंग कर दी थी, तो NaOH बीइंग बेसिक SO2 फ्यूम्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लैब मेथड की जगह कॉमर्शियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, तो थोड़े बड़े स्केल पे काम हुआ, तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग चैम्बर बना दी। तो देखो सेकंड जो चैम्बर है दैट इज NaOH, है ना, तो यहाँ लोअर सरफेस से तो तुम क्या भेज रहे हो, ये पूरा ईथर जो कि मैं कह दूं इम्प्योर है, और ऊपर से कौन आ रहा है, तो भी ऊपर से आ रहा है NaOH।
ठीक है, तो NaOH क्या करेगा, यहाँ पे SO2 को बिठा देगा नीचे। ठीक है, अब SO2 एक बार NaOH में घुल गई तो इतना कोई ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो है नहीं कि वो वेपर बन के उड़ जाए। अब वो NaOH में मिक्स हो गई तो वो तो यहीं रुक गई। अब आगे कौन चलेगा, तो अब तीन चीज़ें थी, अल्कोहल था, ईथर था, SO2 था। तो SO2 तो आपका यहीं बैठ गया, तो SO2 भूल जाओ। अब आगे चलने के लिए है एक तो इथेनॉल वेपर और ईथर की वेपर, इसे हमने भेज दिया यहाँ। ठीक है, ये है हमारा फ्रैक्शनल कॉलम। अब ये क्या करेगा, तो देखो ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ when the remaining mixture passed through fractional column, ethanol and water are condensed in it, and due to low boiling point of ether, it is released from the upper part and then condensed and collected into receiver. अब क्या हुआ, तो हम कहेंगे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 373 के आसपास मान लो। ठीक है, और ईथर जो है, ईथर 305-306 केल्विन पे भी क्या है, फ्यूम्स फॉर्म में है। तो 305 केल्विन आई थिंक 27 डिग्री या 32 डिग्री के आसपास जो है वो क्या है, फ्यूम्स फॉर्म में। तो हमने क्या किया, पूरा मिक्सचर ही जो है अब हमने पास कर दिया फ्रैक्शनल कॉलम। ठीक है, फ्रैक्शनल कॉलम में क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो सबसे पहले ईथर जो है इसकी वेपर्स आ जाएंगी, है ना, यहाँ आगे कंडेंस्ड हो गई और इसको अलग से रिसीवर में कलेक्ट कर लिया। अब वाटर और अल्कोहल रहने तो हमें क्या करना है, इथेनॉल वापस रिकवरी कर लेंगे, है ना। फिलहाल क्या बनाना था, तो प्रेजेंटली इस सिचुएशन में हमें ईथर बनाना था। ठीक है, तो दिस इज द इंडस्ट्रियल मैथड हाउ टू गेट ईथर इन इंडस्ट्रीज। सो स्टूडेंट्स क्लियर, पहले क्या भेजा हमने, इथेनॉल H2SO4 का मिक्सचर, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करेंगे, सडन मिक्सिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इस चैम्बर में भेजा, इसका नाम है स्टीम कॉलम, टेम्परेचर 413 केल्विन मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये टेम्परेचर और ये सिचुएशन दिया, है ना, और हीट किया स्टीम कॉइल या वेपर कॉइल से, तो ये टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। इस सिचुएशन में ईथर तो बनेगा, तीन इम्प्योरिटी है साथ साथ में, SO2, अल्कोहल और वाटर। ठीक है, पहला NaOH चैम्बर, ये क्या करेगा, SO2 की फ्यूम्स को रिमूव करेगा। ठीक है, तो भाई यहां क्या हुआ, SO2 की फ्यूम्स तो रिमूव हो गई। ओके, अब इसको आगे पास कर देते हैं फ्रैक्शनल कॉलम से, है ना। ड्यू टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट इन ऑल दीज क्या होगा, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो अलग हो जाएगा और बाकी की रिकवरी हम इससे कर लेंगे। क्लियर, तो बच्चों ये है इंडस्ट्रियल मैथड हाउ टू गेट ईथर इन इंडस्ट्रीज। नाउ there are some other methods to get ether. अब एक मेथड तो हमने ये पढ़ लिया, लैब में भी वही है और इंडस्ट्रियल भी वही है। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि अल्कोहल को आपको हीट करना है एल्यूमिना की प्रेजेंस में, ठीक है, तो देखो पिछली बार आपने अल्कोहल को हीट किया था H2SO4 के साथ, टेम्परेचर कितना था, तो मैंने कहा था 140 पे तो ईथर बनेगा, 170 पे क्या बनेगा, तो 170 पे था एल्कीन। सिमिलरली अभी भी आप क्या कर रहे हो, तो अभी भी आप अल्कोहल को हीट कर रहे हो, किसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हो, Al2O3 की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो। तो अगर आपने टेम्परेचर रखा 523 केल्विन, ठीक है, तब तो आपको क्या मिलेगा, डिहाइड्रेशन जरूर होगा एंड यू विल गेट ईथर। ठीक है बच्चों, सारा जो गेम है वो टेम्परेचर का ही है। क्लियर, व्हाट हैपेंस व्हेन ईथर पास्ड ओवर एल्यूमिना एट 523 केल्विन, तो आपका आंसर होगा डाईइथाइल ईथर। बट इन केस अगर मैं आपसे कह दूं कि नहीं, इथेनॉल वेपर पास्ड ओवर एल्यूमिना, ठीक है, बट दिस टाइम टेम्परेचर इज 623 केल्विन। ठीक है, तो आपको पता है पिछली बार भी लो टेम्परेचर था तो ईथर था आंसर, और हाई पे क्या था, एल्कीन। नाउ दिस टाइम अगेन द आंसर इज सेम, 523 पे आंसर जो है दैट इज ईथर, बट एट 623 केल्विन द आंसर विल बी एल्कीन, है ना। बीटा एलिमिनेशन के थ्रू एल्कीन बनेगा
ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट इज एल्कीन एट 623 केल्विन एंड 523 पे ये क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। क्लियर, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ईथर सिंथेसिस ऐसे भी हो सकता है। नाउ वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो बच्चों आपको पता है ईथर जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या था, बहुत कम था, तो वॉलेटाइल लिक्विड है। अब ईथर की अपनी खुद की एक पर्टिकुलर स्मेल होती, प्लीजेंट स्मेल होती, एनेस्थीसिया की तरह काम आते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में फर्स्ट आपको लिखना है कलरलेस लिक्विड, दिस इज कलरलेस लिक्विड with pleasant smell. Okay. ठीक है, एनेस्थीसिया मतलब अगर इसका स्मेल कंटिन्यूसली लेते रहे तो बेहोश हो सकते हैं, है ना, तो एज अ एनेस्थीसिया हम इसको यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में। ठीक है, नाउ हाईली वॉलेटाइल है और इन्फ्लेमेबल भी है, फायर कैच कर लेगा। सो दिस इज, आपने देखा था 305 पे तो ये लिक्विड फॉर्म में था ही सही, है ना, यानी 305 मतलब 27 और 5 32 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, उस पर ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो दिस इज हाईली वॉलेटाइल एंड इन्फ्लेमेबल, क्योंकि 32 पे वेपर फॉर्म में आया ना, तो उससे पहले तो ये लिक्विड है। ठीक है, तो दिस इज हाईली वॉलेटाइल एंड इन्फ्लेमेबल लिक्विड, इन्फ्लेमेबल लिक्विड। ओके, सो ये दो प्रॉपर्टी तो बच्चों हमें क्लियर हो गई, है ना। नेक्स्ट, तो ये पानी से थोड़ा हल्का होता है और बहुत ज्यादा पानी में घुलता नहीं है, इवन ड्राई कर सकते हैं हम इसको, है ना। तो इनसॉल्युबल इन वाटर एंड लाइटर देन वाटर। So ethers are lighter than water and insoluble in water. And soluble तो हम कहेंगे soluble in organic solvent. ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक आप ले लो, बेंजीन ले लो। ठीक है, तो दिस इज सॉल्युबल इन बेंजीन, है ना। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन कह सकते हो आप, है ना, या फिर हम कह रहे हैं अल्कोहल है, इन सब में ये मिसिबल है, सॉल्युबल है। ठीक है, तो दीज आर सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इन बॉन्ड एंगल इन ईथर। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बच्चों, तो ईथर का स्ट्रक्चर जो है दैट इज लाइक दिस, ROR। क्लियर, oxygen is forming two bond and there are two lone pair at oxygen atom. Clear? तो bond pair, so we will say bond pair means sigma bond. तो एक sigma bond, एक sigma bond, तो bond pair कितने हैं, 2। और ऑक्सीजन पे lone pair मतलब unshared pair of electron, तो unshared pair of electron 2। तो टोटल कितना हो गया, 4, means 4 orbitals are participating in hybridization. So first orbital is S, then P, then P, then P. We have to take 4 orbitals to take part in hybridization. So total orbitals are 4. So first orbital कौन सा यूज करेंगे, S orbital, second P, then P, then P। जंप तो करके जाएंगे नहीं ना, S के बाद D तो नहीं ले सकते, P यूज करना पड़ेगा। So total 4 orbitals are taking part. So hybridization is sp3। ठीक है, अब बच्चों ज्योमेट्री, तो तुम्हें ये उल्टा V नजर आ रहा है, तो मैं कह दो भाई इन्वर्टेड V कह दो। ठीक है, तो इन्वर्टेड वी शेप और यू कैन से एंगुलर। ठीक है, या आपसे कोई कहे बैंड तो इट्स ओके, बैंड शेप, ये हम बोल सकते हैं। नाउ बॉन्ड एंगल, तो बच्चों अगर वाटर होता तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से क्या होता है ना, वाटर के हाइड्रोजन आइटम थोड़ा अंदर की तरफ हो जाते हैं ना, तो हम कहते हैं बॉन्ड एंगल 109 होता है sp3 में, बट अगर वाटर होता तो 104.5। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये एल्काइल ग्रुप इनका साइज तो बड़ा है ना, तो हाइड्रोजन में तो चलो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है तो क्या रिपल्शन मिनिमम ही है, छोटे से एटम से, बट एल्काइल ग्रुप तो बल्कियर है। अब इनको जगह चाहिए तो ये क्या थोड़े बाहर खिसकेंगे,
बाहर खिसकेंगे तो जो पहले शेप आपका यूं था, अब ये बाहर खिसका तो ऐसे हुआ, तो जो बॉन्ड एंगल पहले 104 होता था वाटर में, अब वो बढ़ेगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कितना है ईथर में, तो बॉन्ड एंगल इन ईथर, बॉन्ड एंगल, सो दिस इज अराउंड 110 डिग्री। क्यों, तो हम कहेंगे आर में रिपल्शन, मतलब ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन ईथर, बॉन्ड एंगल इज 110 डिग्री। ठीक है, अब मान लो यहां मिथाइल की जगह इथाइल है, तो फिर उसको तो और जगह चाहिए, प्रोपाइल है तो फिर और जगह चाहिए, तो फिर बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं कह दूं एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, as the size of alkyl group increases, bond angle also increases। ठीक है, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल जो होगा बच्चों वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भाई सबसे छोटा ईथर तो मैं कह देती हूँ भाई डाई मिथाइल ईथर, है ना, दोनों अल्काइल ग्रुप रखने, तो इसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। फिर उससे बड़ा कर दो तो एक मिथाइल ले लेते हैं, एक इथाइल, तो फिर इथाइल मिथाइल ईथर, बॉन्ड एंगल थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, और डाई इथाइल ईथर बॉन्ड एंगल और ज़्यादा हो जाएगा। रीज़न तो हमने लिखा है ना भाई कि एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बॉन्ड एंगल ऑर्डर, बॉन्ड एंगल ऑर्डर इन ईथर। ठीक है भाई, ये ईथर का बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स हैव सम प्रॉब्लम्स। सो बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो आपके पास फिनाइल एसिटाइलिन है, इसको रिएक्ट कराओ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, कुछ बनेगा उसकी रिएक्शन कराओ इपॉक्साइड के साथ, फिर कुछ बनेगा उसको एसिडिक हाइड्रोलाइज करा दो एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। सोचो क्या होना चाहिए, है ना, कुछ टाइम लो, सोचो, दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए। बस पहला ही अगर तुमने इंटरमीडिएट पकड़ लिया तो आई थिंक तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Gr, है ना, अभी देखो एसिडिक एंड Mg प्लस CH3 माइनस, ठीक है, कर भी लिया, यहां कैसे अटैक कराओगे, याद करो तुमने पढ़ा था व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, याद आया, मैंने ही पढ़ाया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर एक्टिव हाइड्रोजन, अगर H+ मिल जाए गलती से, तो बस वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल की जगह बेस बन जाएगा और एल्केन बना के अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो तुमने पहचान लिया होगा कि भाई Mg+ कर दो, CH3 माइनस कर दो, लेकिन दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन, है ना, एल्काइन जो है उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो भाई ये H पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो फिलहाल तुम्हें इसका एक मीथेन बना दो, तो मीथेन तो अलग हो गया। नाउ जो रिमेनिंग है दैट शुड बी रिएक्ट विद MgBr, मतलब यहाँ जो जगह बन रही है ना, ये जो कंपाउंड है दैट इज फिनाइल C ट्रिपल बॉन्ड C। देखो फिनाइल C ट्रिपल बॉन्ड C और C माइनस है, दैट्स व्हाई MgBr। ठीक है, तो मतलब ये पहचान लिया मैंने, इसको A लिख दिया। अब मीथेन तो कोई इससे रिएक्शन करेगा नहीं, है ना, एल्केन हाईली क्या बोलते हैं स्टेबल है, तो चलो इससे रिएक्ट नहीं करना, ये बैठा है अनसैचुरेटेड भी है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी है। नाउ दिस विल रिएक्ट विद दिस, तो ये है आपका इपॉक्सी, है ना, इपॉक्सी एल्केन। तो देखो ये O नेगेटिव है ना, सेम साइड है, हिंड्रेंस तो नहीं है यहाँ पे, तो ये कार्बन पॉजिटिव। नाउ दिस Mg पॉजिटिव एंड कार्बन नेगेटिव, तो कुछ मत करो, प्लस माइनस को कनेक्ट कर दो। तो देखो ये ऐसा डिजाइन है हमारे पास, है ना, ये वाला हिस्सा प्लस है, यहाँ क्या है O है और O नेगेटिव है, तो उस O नेगेटिव के साथ ये MgBr भेज दूं, O माइनस है, MgBr क्या है प्लस है, तो चलो इसको रवाना कर दिया यहाँ कि चलो भाई तुम तो यहाँ सेट हो जाओ। तो O के साथ तो गया MgBr। अब देखो फिनाइल एसिटिलाइड पड़ा है, C ट्रिपल बॉन्ड C, एसिटिलाइड आयन है, साथ में फिनाइल है, कार्बन नेगेटिव और ये भाई साहब पॉजिटिव है ना, तो यहाँ थोड़ा ऊपर करके लिख दिया मैंने C ट्रिपल बॉन्ड C एंड दिस इज फिनाइल।
ओके अब क्या करें बच्चों, तो अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही तो है, तो हाइड्रोलिसिस कर दो H प्लस एंड OH माइनस, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे MgBr और OH चला जाएगा और ये H आपको वहां लगाना है। तो अब आपका आंसर रेडी, आई थिंक फिनाइल हो गया। देन C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, CH2 लिख दूं उसको, CH2 एंड OH, ठीक है। इस तरह का कंपाउंड बना और इसका नाम अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 पे फिनाइल ब्यूट 3 ऑल, ठीक है, फिनाइल C ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH2 एंड OH, क्लियर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाना था, करना क्या है, ये तो हमने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसका एक्शन, है ना, और अटैक अब वही होना है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आपके पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, पहले स्टेप में PBr3, ठीक है। तो देखो पहले स्टेप में जब PBr3 से रिएक्ट करेंगे तो OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Br, रिएक्शन हमने पढ़ रखा है, जैसा PCl5 में था, PCl3 में था, सेम। नाउ फर्स्ट रिएक्ट विद Mg एंड ईथर, तो बच्चों हेलो एल्केन ही तो है, हेलो एल्केन की रिएक्शन हम मैग्नीशियम से कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने का चांस है, देखो। सो इट विल गिव CH3 CH3 एंड MgBr। नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आ गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है ना, इपॉक्साइड से रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो देखो ये O नेगेटिव कर देते हैं, ये कार्बन पॉजिटिव, ये Mg पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो अब देखो इसको ओपन कर दो, ये इस तरह से खुल जाएगा, है ना। तो O के साथ तो सेट हो गया MgBr, ठीक है। और ये आइसोप्रोपाइल है ना बच्चों, कनेक्शन पॉइंट ये रखना है, ठीक है। तो देखो यहां से कनेक्ट हुआ ये आइसोप्रोपाइल, ओके, CH3 एंड CH3। अब क्या करना है, तो अब देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस H2O है ना, तो ठीक है H प्लस OH माइनस एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सो MgBr गोज विद OH माइनस और ये O और H कनेक्ट हो जाएंगे, O नेगेटिव है H पॉजिटिव है तो ये अल्कोहल बनेगा। तो अब जो स्ट्रक्चर है ना लाइक दिस, भाई एक आइसोप्रोपाइल आपके पास आ गया था, देन CH है, ये तो लिख दिया। अब ये इथिलीन ऑक्साइड था ना, इस तरह से ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। और क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा OH, सो OH, ठीक है। नहीं तो ये कार्बन है बच्चों, ये बॉन्ड एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो कंपाउंड इज लाइक दिस, टोटल कार्बन गिन लो, एक आइसोप्रोपाइल से आएगा और 2 इथिलीन ऑक्साइड से आएंगे, सो C एंड C, क्लियर। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम, क्लियर बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। सो आज की क्लास इतनी ही, आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।